गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस एकेडमी में। आज हम आपसे एक मुलाकात कर रहे हैं एक नए विषय के साथ। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा, सामाजिक विज्ञान का 8वें पार्ट में हमने जो स्टडी की थी, तो आज हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान का आपका 9वां चैप्टर। इसमें अपन पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित घटनाएं। मतलब ये कि पिछले हमने लेक्चर में स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड और भी घटनाएं पढ़ी। स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ, कौन कौन सी विजय के कारण रहे, ये अपने 8 चैप्टर में पढ़ा था। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे सामाजिक विज्ञान के अलावा भी जो अब जैसे कि मध्य प्रदेश में जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 30 अप्रैल से लगभग घोषित की गई हैं, तो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर और जो भी मटेरियल्स स्टडी का होगा 10th क्लास के लिए, वो सबसे पहले हम आपके चैनल पर अपलोड करेंगे। और ये वीडियोस को आप सेव करके रखें या बार बार रिपीट इसे देखें, जिससे आपको ये जो लेक्चर्स है वो याद हो जाए। और ये मेरा वादा है कि सोशल साइंस और साइंस, एसएसटी, मैथ्स जो भी हैं वो सारे चैप्टर आपको हमारे चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो चलिए आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान का 9वां चैप्टर है, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित घटनाएं। तो चलिए इसमें अब अपन आगे स्टडी करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे इसके सही विकल्प चुनना। तो इसमें सही विकल्प में देखेंगे, सबसे पहले दिया गया है सही विकल्प चुनना। इसमें सबसे पहले अब आप देख लीजिए, ये इसमें दिया है, ये बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य क्या था, ये दिया गया है बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य क्या था। तो देखेंगे इसके पास अपने 3 आंसर दिए गए हैं। इसमें आंसर अपन को लास्ट में सही करेक्ट दे दिया गया है। देखिए पहला है बंगाल में प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया, गलत। उसके बाद राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना, ये भी गलत। राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाना, सॉरी ये रिवर्स करते हैं थोड़ा सा, ये अपना राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाना इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद ये राष्ट्रवादी भावनाओं को रॉन्ग, और इनमें से कोई नहीं भी रॉन्ग। तो इसका मतलब ये है कि अपना जो आंसर आया वो कौन सा आया, ये आया अपना सेकंड नंबर का, राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना। ये दिया है राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना, ये इसका आंसर हुआ, राइट। उसके बाद अपन बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो कांग्रेस का जो विभाजन है वो हुआ था सूरत अधिवेशन में। ये इसका सेकंड ऑप्शन टॉप है, ये हुआ था अपना सूरत अधिवेशन में। ये आपका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। इसमें अपने आएंगे, सेकंड है अपना ये, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। तो देखेंगे गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का जो समर्थन है वो क्यों किया, क्योंकि गांधी जी अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुसलमानों का समर्थन चाहते थे। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का विरोध इसलिए किया क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि जो अंग्रेज़ हैं उनके विरुद्ध हमारे मुसलमान हमें समर्थन दें, तो मतलब अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाएं, ये उनका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था, ये देखिए, रॉलेट एक्ट एक एक्ट था जिसके तहत आंदोलनकारियों का दमन करना था, ये उनका उद्देश्य था, जो रॉलेट एक्ट के द्वारा लागू किया गया था, आंदोलनकारियों का दमन करना। तो इसमें ये आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा, टिक द करेक्ट ऑप्शन सही है आपके। उसके बाद अपन बात करेंगे 5वें की, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। मतलब ये कि सविनय अवज्ञा जो आंदोलन का कार्यक्रम था उनमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो ये अपना तीसरा, हिंसात्मक साधनों से कानूनों का उल्लंघन किया जाए, मतलब हिंसात्मक साधनों के द्वारा कानून का कोई उल्लंघन नहीं करना था, ये इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है। 6 नंबर का देखेंगे अपन, प्रश्न नंबर 6, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो ये 2009 और 2011 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए विद्यार्थी इसे बहुत अच्छे से क्लियर करें, राइट। ये अपन देख रहे हैं, विद्यार्थी से थोड़ा सा डिक्लेयर अच्छे से करें। उसके बाद अपन देख रहे हैं इसका उद्देश्य था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। आपको ये मैं बता दूं कि जो रेड कलर से लिखे हुए हैं वो आपके प्रश्न हैं, ब्लैक कलर से आपके ऑप्शन दिए गए हैं और ब्लू कलर से इसका आंसर दिया गया है, राइट। तो इसका 6वें का आंसर क्या है, ये है अपना सुभाष चंद्र बोस, ठीक है बच्चों। उसके बाद अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है,
जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार 2 निम्न स्वतंत्र देशों का निर्माण हुआ। वो दोस्त कौन कौन से थे भाई जुलाई 1947 में? तो वो देश थे भारत और पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है, 2011-12 में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब अपन आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति पर। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला दिया गया है 1905 में बंगाल प्रांत में बंगाल, फिलप, उड़ीसा सम्मिलित थे। तो इसमें कौन कौन से शामिल थे भाई? 1905 में बंगाल प्रांत में जो बंगाल था सबसे पहले, उसके बाद बिहार था और असम था। ये नीचे जो आंसर दिए गए हैं ये इसमें फिलअप कर देना आप लोग। दिया गया है ना, उत्तर नंबर 1 में आएगा बिहार और असम। दूसरा है करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन में दिया गया था? ये दिया गया था आपको भारत छोड़ो आंदोलन में, ये इसका दूसरा आंसर दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अपन, 1928 में क्रांतिकारियों ने काय का वो किया था? देखिए मैं इसको फिलअप करके भी बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये अपना पहले का आंसर है, ये अपना दूसरे का है। तीसरे में दिया है 1928 में क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्री सेना का गठन किया, ये यहाँ आ जाएगा अपना। उसके बाद अपन बात करेंगे चौथे की, भारत की स्वाधीनता के समय भारत के वायसराय थे, ये थे अपने माउंट बेटन, यहाँ आप लिख सकते हो माउंट बेटन, राइट। उसके बाद अपन बात करेंगे पाँचवें में आएगा के नेतृत्व में भारत की रियासतों के विलीनीकरण का कार्य संपन्न हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? यहाँ क्या आएगा भाई? ये आया था अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। यहाँ क्या आएगा अपना? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट। उसके बाद अपन बात करेंगे, ये अपने खालिस्तान हो जाते हैं, इन्हें आप अच्छी तरह देखें क्योंकि ये टॉपिक आपसे विशेषकर पूछा जा सकता है। उसके बाद अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, देखेंगे। अब अपने पास आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये अपने प्रश्न प्रारंभ हो चुके हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपके पास अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न दिया गया है, बंगाल विभाजन कब और क्यों हुआ? मतलब बंगाल विभाजन को क्यों किया गया और कब किया गया? तो सबसे पहले इसका आंसर अपन देखेंगे। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी रूप से लागू किया गया। लॉर्ड कर्जन का विचार था कि प्रशासनिक दृष्टि से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा इतने विशाल प्रांत पर कुशलतापूर्वक शासन करना संभव नहीं है। मतलब कि ये कि जो बंगाल का विभाजन किया गया था वो या हो सकता है कि ये एक बड़ा राज्य या बड़ा एरिया होने के कारण इसे विभाजित किया गया हो, तो इसका विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन जो सोचते थे, लॉर्ड कर्जन समझते थे कि प्रशासनिक दृष्टि से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा इतने बड़े विशाल प्रांत को कुशलतापूर्वक शासन चलाना असंभव है। अतः कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। जैसे लॉर्ड कर्जन जानते थे कि मैं आपको एक साधारण उदाहरण दे देता हूँ। जैसे हम चाहते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है, लेकिन यदि मोदी साहब चाहें तो ये कह सकते हैं कि भारत पर एक अकेले आदमी का शासन चलाना कुशलतापूर्वक सफल नहीं है, इसलिए इसे 2 भागों में बांटा जाए। उसी प्रकार ये हुआ कि लॉर्ड कर्जन ने सोचा था कि इतने बड़े प्रांत पर एक व्यक्ति के द्वारा कुशलतापूर्वक शासन चलाना असंभव है, इसलिए इसे 2 भागों में बांट दिया। विभाजित करने की फिर योजना बनाई गई, परंतु बंगाल का यह विभाजन प्रशासनिक कारणों से नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से किया गया। इसे एक प्रशासन कारण नहीं माना गया, ये एक राजनीतिक कारण था। लॉर्ड कर्जन राष्ट्रीय चेतना के केंद्र बंगाल पर आघात कर, राष्ट्रीय चेतना का जो केंद्र था वो था बंगाल, उस पर आघात कर इसे कमज़ोर बनाना चाहता था। लॉर्ड कर्जन का एक उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों की संगठित शक्ति को तोड़कर उसे बांटना था। लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान आपस में अगर लड़ जाएंगे तो ये आपस में टूट जाएंगे, ये लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य था, इसलिए बंगाल का विभाजन किया गया। तो आपसे यदि पूछा जाता है बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को क्यों किया गया? कि राजनीतिक कारण से बंगाल का विभाजन कर दिया गया। अब अपना आता है सेकंड क्वेश्चन, देखेंगे असहयोग आंदोलन अचानक क्यों स्थगित कर दिया? एक आंदोलन चलाया गया था असहयोग आंदोलन, इसका स्थगित करना क्यों था ये देखेंगे अपन। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरा चौरी गाँव में पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई। 5 फरवरी को 1922 में गोरखपुर के आसपास चौरा चौरी नाम की एक जगह थी, वो गांव था। उस गांव में जैसे अपने गांव होते हैं तो चौरा चौरी उस गांव का नाम था। उस गांव में पुलिस ने अचानक भीड़ पर गोली चला दी। जब उसका गोला बारूद समाप्त हो गया तो पुलिस जनों ने अपने को थाने में बंद कर लिया। अरे पहले तो उन्होंने गाँव वालों पर आक्रमण किया, उसके बाद उनके जब गोला बारूद खत्म हो गए तो उन्होंने अपने आप को थाने में बंद कर लिया। थाने में बंद करने के बाद भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 22 सिपाही जलकर मर गए। गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन में विश्वास
करते थे। गांधी जी चाहते थे कि कोई भी लड़ाई बिना मतलब हिंसा के जीती जा सकती है, तो वो अहिंसात्मक लड़ाइयाँ लड़ते थे। अतः इस हिंसात्मक घटना से उन्हें आघात लगा तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। उनका गांधी जी का आंदोलन था असहयोग आंदोलन। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस आंदोलन की वजह से भीड़ ने थाने में आग लगा दी और जिसमें 22 पुलिसकर्मी मर गए, तो उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो ये आप आसानी से बता सकते हो कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने सिर्फ हिंसात्मक लड़ाई होने के कारण उन्हें उसको स्थगित करना पड़ा। राइट। अब अपन आगे देखेंगे खिलाफत और असहयोग आंदोलन के क्या लक्ष्य थे। तो देखेंगे खिलाफत आंदोलन क्या है और असहयोग आंदोलन क्या है। तो सबसे पहले अपन खिलाफत आंदोलन पर एक टिप्पणी करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद टर्की के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया था, उस पर वहाँ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। टर्की के साथ जो गंदा व्यवहार था, अन्यायपूर्ण व्यवहार था, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया। इसके समर्थन में भारत के अली भाई मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाइयों ने खिलाफत आंदोलन आरंभ कर दिया। मतलब ये कि खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भारत के अली भाई थे मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ कर दिया था। राइट। कौन किसके बाद हुआ था भाई? प्रथम विश्व युद्ध के बाद टर्की के साथ एक अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया, इसलिए जो है ऐसा खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया गया। उसके बाद अपन बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। कांग्रेस ने 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग का नया कार्यक्रम अपनाया। जलियांवाला बाग का हत्याकांड, रॉलेट एक्ट का विरोध, ब्रिटिश सरकार की वादा खिलाफी का विरोध और स्वराज की प्राप्ति, ये असहयोग आंदोलन के उद्देश्य थे। भाई सीधी सी बात है, कांग्रेस ने 1920 में क्या किया? गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहे थे। जैसे एक जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा उन्होंने, रॉलेट एक्ट का विरोध देखा, ब्रिटिश शासन की वादा खिलाफी देखी, तो इस कारण उन्होंने स्वराज की प्राप्ति कर असहयोग आंदोलन के ये मुख्य उद्देश्य बना दिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर किन स्थानों को अंग्रेजों से मुक्त कराया? आज़ाद हिंद फौज तो सभी लोग जानते हैं भाई कि आज़ाद हिंद फौज जो है सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। और आपने एक मूवी देखी होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो उस मूवी को देखना आप, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको सुभाष चंद्र बोस की पूरी स्टोरी बताई गई है कि कैसे इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पर हैं सुभाष चंद्र बोस ने भारत बर्मा सीमा पर युद्ध आरंभ किया। फरवरी 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर रामू, कोहिया, फ्लेम, तिब्बत आदि को अंग्रेजों से मुक्त कराया और अप्रैल 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल को घेर लिया, परंतु वर्षा के आधिक्य और सर्द की कमी के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। मतलब ये कि सुभाष चंद्र बोस की भी देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी रही है और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन करके कई राज्यों को और अंग्रेजी शासन से मुक्त कराया। चलिए आगे देखते हैं। अब अपने आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। अभी तक अपन पढ़ रहे थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अब अपन आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों में किसके बारे में बात कर रहे हैं? बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश शासन के क्या उद्देश्य थे? भाई बंगाल को जब विभाजित किया गया था तो ब्रिटिश शासन का कोई ना कोई उद्देश्य तो रहा होगा, क्योंकि अपन कोई भी काम करते हैं तो उस काम के पीछे हमारा कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो चलिए अपन देखेंगे। तो इसमें क्या है? ब्रिटिश शासन के अनुसार बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य बंगाल के प्रशासन को सुधारना था। उसका मुख्य उद्देश्य ये था बंगाल के प्रशासन को सुधारना। दूसरा था लॉर्ड कर्जन के मत में बंगाल का एक प्रांत था, अतः समुचित प्रचालन संचालन के लिए उनका विभाजन करना आवश्यक था। नंबर 3 देखेंगे। बंगाल विभाजन का अन्य उद्देश्य बंगाल की संगठित राजनीति भावना को समाप्त करना तथा राष्ट्रीयता के वेग को कम करना था। ये भी एक बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य रहा है। चौथा उद्देश्य ये था कि इतिहासों के अनुसार बंगाल विभाजन का प्रमुख उद्देश्य जनता में फूट डालना था। इतिहासकारों ने माना जानकारी निकाली तो पता किया कि बंगाल विभाजन का जो मूल उद्देश्य था वो था जनता में फूट डालना। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का बहुमत तथा पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं का बहुमत रखना, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता समाप्त हो जाए। बहुत बड़ा उद्देश्य था। देखिए पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का बहुमत था और पश्चिम में हिंदुओं का, तो इन दोनों में क्या है उन्होंने फूट डाल दी, इसलिए जो है हिंदू मुस्लिम की जो एकता है वो बिल्कुल समाप्त हो गई। उसके बाद अपन सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। कांग्रेस का विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से विनाशकारी सिद्ध हुआ, स्पष्ट करना है।
तो भाई कांग्रेस का जो विभाजन है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से विनाशकारी सिद्ध हुआ। तो इसे अपन कैसे स्पष्ट करेंगे? तो देखिए, इसमें ये था कि 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के उग्र राष्ट्रवादियों तथा उदारवादियों के मध्य खुलकर संघर्ष हुआ। किस किस के बीच हुआ भाई? उग्र राष्ट्रवादियों के तथा उदारवादियों के मध्य खुलकर संघर्ष हुआ। उग्र राष्ट्रवादियों ने लाला लाजपत राय को अध्यक्ष पद पर खड़ा किया, जिसका उदारवादियों ने विरोध किया। जब उग्र राष्ट्रवादियों ने क्या किया? लाला लाजपत राय को अपना अध्यक्ष मान लिया और खड़ा कर दिया, ये हमारे अध्यक्ष जी हैं। लेकिन उदारवादियों ने इसका विरोध किया। उदारवादी डॉक्टर रास बिहारी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। भाई उन दोनों में झगड़ा तो इसी बात पे चल रहा था कि उग्र राष्ट्रवादी चाहते थे कि लाला लाजपत राय हमारे अध्यक्ष बने, लेकिन उदारवादी चाहते थे कि डॉक्टर रास बिहारी जी हमारे अध्यक्ष बने। तो इसी को लेकर उन्होंने काफ़ी संघर्ष हुआ। सूरत अधिवेशन की घटना ने कांग्रेस के उदार और उग्र राष्ट्रवाद नेताओं को सोचने पर विवश कर दिया, किंतु दोनों पक्षों के कुछ नेता मतभेदों को समाप्त करने एवं एक मत नहीं हुए, जिसके कारण अंततः कांग्रेस में विभाजन हो गया, जिसे सूरत की फूट कहा जाता है। भाई कांग्रेस के विभाजन को क्या कहा जाता है? ये अपनी सूरत की फूट कहा जाता है। कांग्रेस का यह विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दृष्टि से विनाशकारी सिद्ध हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इसे अपनी जीत के रूप में लिया, पर वस्तुतः सूरत अधिवेशन से स्वाधीनता का नया अध्याय प्रारंभ कर दिया। राइट, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि किसी भी क्वेश्चंस को आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन नंबर को नोट कर दीजिए। राइट, ताकि उस पर बहुत अच्छे से अपन टिप्पणी दे पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1929 के लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व है? भाई 1929 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ जिसका महत्व अपन को बताना है स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में। तो चलिए देखते हैं। कांग्रेस का 44वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 में जो अधिवेशन हुआ 44वां, उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अपने इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पास किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय भी ले लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि हर वर्ष 26 जनवरी का दिन संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी 26 जनवरी निकल के गई है, तो ये अपना गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी। राइट, भारत में मनाया जाएगा। इस प्रकार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इसके मनाए जाने से जन साधारण में एक बड़ा जोश पैदा हो गया और पूर्ण स्वराज्य का संदेश घर घर पहुंच गया। इसी कारण लाहौर अधिवेशन का भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। राइट, अब अपन इस टॉपिक पे छोटी सी बात ये करेंगे कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, तो ये तब की स्वतंत्रता थी। अब अपन एक स्वतंत्र राज्य में रहने लगे थे जहाँ पर एक गणतंत्र चलने लगा था, संविधान लागू हो चुका था। तो ये 1930 है, यहाँ आप 1950 करें। राइट, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं तो 26 जनवरी अपना जो संविधान है वो 1950 को लागू हुआ और ये जो स्वतंत्रता है वो अपन को 30 को मिल गई। राइट, इस टॉपिक में थोड़ी सी एक मिस्टेक है, तो आप लोग इसे थोड़ा सा करेक्शन कर लें। 26 जनवरी 1950 ही अपना स्वतंत्रता थी, ये यहाँ पर रॉन्ग टाइप हो गया है। चलिए उसके आगे देखते हैं। अधिवेशन का भारतीय इतिहास में इसी को महत्वपूर्ण स्थान माना गया। अब अपन आगे देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के क्या कारण थे। भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाया गया, तो देखेंगे क्यों चलाया गया। दिसंबर 1929 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने की स्वीकृति दी गई। कब दी गई? 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने की स्वीकृति दे दी। वायसराय लॉर्ड इरविन ने लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, परंतु गांधी जी अभी भी समझौते की आशा रखते थे। अतः उन्होंने 30 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 मांगें प्रस्तुत की। गांधी जी ने यह भी घोषित किया कि मांगें स्वीकार न होने की स्थिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया जाएगा। गांधी जी ने अपनी कुछ मांग रखी और उनको पूरी न होने पर उन्होंने ये भी बता दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ किया जाएगा। गांधी जी चाहते थे कि सरकार विनिमय की दर घटाए, भू राजस्व का कम करे, पूर्ण नशाबंदी लागू हो, बंदूकों को रखने का लाइसेंस दिया जाए, नमक पर कर समाप्त हो, हिंसा से दूर रहने वाले राजनीतिक बंदी छोड़े जाएं
गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण स्थापित हो, सैनिक व्यय में 50% कमी हो, कपड़ों का आयात कम हो। वायसराय ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया, अतः गांधी जी ने योजना अनुसार सबने अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। मतलब ये कि गांधी जी चाहते थे कि भाई सरकार का जो विनिमय दर है उसे कम करो, भूराज स्वराज कम करो, नशाबंदी लागू करो, बंदूकों रखने के लाइसेंस दिए जाएं, जो कैदी मतलब निर्दोष हैं और उन्हें राजनीतिक बंदी बना लिया है उन्हें छोड़ा जाए, कपड़ों का आयात कम हो। तो इन चीज़ों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया और उन्होंने अपने कहे अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, गांधी जी के आरंभिक आंदोलनों की तुलना में भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार भिन्न है। तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, देखेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव मुंबई में पारित किया। गांधी जी ने इस अवसर पर कहा कि प्रत्येक भारतवासी को चाहिए कि वह अपने आप को स्वाधीन मनुष्य समझे, उसे स्वाधीनता की यथार्थपूर्ण प्राप्ति एवं उसके हेतु किए गए प्रयत्न में मर मिटने को तत्पर रहना चाहिए। वही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो का प्रस्ताव मुंबई में पारित किया, तो गांधी जी पर अवसर पर कहा कि प्रत्येक भारतवासी को चाहिए कि वह अपने आपको स्वाधीन मनुष्य समझे। अब अपन देखते हैं महाजन दंपति के अनुसार 1942 का राष्ट्रीय आंदोलन 1921 और 1930 के आंदोलनों से अनेक बातों से भिन्न है तथा विशेष था। पहले आंदोलन इसलिए किए गए थे ताकि भारत के लोगों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अंतिम संग्राम के लिए तैयार किया जाए, लेकिन उनका ध्येय देश में जागृति उत्पन्न करना था। वे लोगों को शताब्दियों के विदेशियों के नीचे पिस रहे थे, उनके हृदय से भय दूर करना था और देश प्रेम को भरना था। सही बात है, जब जिस कठोर जीवन में जी रहे थे, किसी की बातों में पिस रहे थे, उनसे उन्हें मुक्त करना चाहते थे और देश प्रेम बनना चाहते थे। उनके सम्मुख स्वराज्य की स्थापना का ध्येय तो था, परंतु बहुत दूर था। 1942 के आंदोलन करने वालों का यह निश्चय था कि आंदोलन आज़ादी के अंतिम संग्राम है और इसलिए वे अपने ध्येय की पूर्ति के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए उद्यत हैं। सही बात है, जब किसी के प्रति अपन समर्पित हो जाएं तो उसका उनको तो अपन जीत के वैसे भी मानते हैं। अब अपन क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किन किन तरीकों को अपनाने के लिए कहा। तो देखिए, आंदोलन में अहिंसा को अपनाना, गांधी जी ने कहा अहिंसा अपनाओ। प्रारंभ से ही महात्मा गांधी के राजनीतिक विचारों का आधारभूत सिद्धांत अहिंसा था। उन्होंने यह समझ लिया था कि भारत में शस्त्र की शक्ति अथवा हिंसा द्वारा अंग्रेजी राज्य को नहीं हटाया जा सकता। अतः उन्होंने कांग्रेस के क्रांतिकारी विचार के कार्यकर्ताओं को समझाया कि वे अपनी हिंसा के मार्ग को छोड़कर जन जागृति एवं संगठन को महत्व देकर ही संघर्ष करें। गांधी जी अहिंसा को कायरों का नहीं वरन शक्तिशाली लोगों का हथियार मानते थे। गांधी जी के अनुसार अहिंसा एक ऐसा सच्चा हथियार है जिसमें सभी को जीतने की शक्ति होती है। सही बात है, बिल्कुल। यदि आप सच्चे मार्ग पर चल रहे हो, बिना झगड़े के किसी काम को करना चाहते हो, तो वहाँ आपकी जीत निश्चित है। यही गांधी जी का उद्देश्य था। आंदोलन में नैतिक साधनों के प्रयोग पर बल देना चाहिए। सही बात है, नैतिक साधनों पर प्रयोग बल दो। अहिंसा के अतिरिक्त गांधी जी ने सत्य, नैतिकता, न्याय, पवित्रता और निर्भयता पर भी बल दिया। उनके अनुसार सत्य तथा अहिंसा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनके मत में आदर्श आंदोलनकारी वह सत्य हैं जो सत्य से भी निष्ठा रखती हैं, वह नैतिकता पर भी होता है और आत्मबल वाला व्यक्ति निहत्था होकर भी बड़ी से बड़ी शक्ति को अपने अनुकूल जीत सकता है या अपनी बना सकता है। राइट। तीसरी बात उन्होंने कही थी कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों के साधन। महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक थे तथा उनके प्रमुख साधन थे व्यक्तित्व सत्याग्रह, सामूहिक सत्याग्रह, विदेशी माल का बहिष्कार, शराब की दुकानों पर धरना, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार। वे विधियां अहिंसक तो थीं, परंतु कुछ समय कम क्रांतिकारी न थीं। इनके लिए समाज के सभी वर्गों के लाखों लोग प्रभावित हुए। उनके अंदर वीरता और आत्मविश्वास की भावना जागी। लाखों लोग निर्भय होकर सरकार का दमन झेलने लगे, जेल जाने लगे और लाठी गोली का सामना करने लगे, क्योंकि सरकार की तानाशाही चलने लगी। राइट। अब अपन बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में है, क्रांतिकारी आंदोलन का भारत के इतिहास में क्या महत्व है। सही बात है, 2010 और 2017 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। अब ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोग की नीति से हटकर विरोध की नीति अपनाई गई। किससे? ब्रिटिश सरकार ने के प्रति सहयोग की तो नीति हटा दी और विरोध की नीति अपनाई गई। इसके लिए उन्हें पुलिस की लाठियों का शिकार होना पड़ा और अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इससे जन आंदोलन भड़क उठा और कई क्रांतिकारी युवकों ने बदला लेने की कसम खाई। भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद,
तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, पुलिस की लाठियों का शिकार होना पड़ा और अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इससे जन आंदोलन भड़क उठा और उन्होंने क्रांतिकारी युवकों ने बदला लेने की कसम खा ली। भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, वीर सावरकर जैसे अनेक क्रांतिकारी युवकों ने ब्रिटिश अफसरों की हत्या करने तथा हथियारों को प्राप्त करने के लिए सरकारी खजाने एवं माल गोदामों को लूटने तक भी संकोच नहीं किया। इन सब का उद्देश्य था हर संभव प्रयत्न से अंग्रेजों को देश के बाहर खदेड़ना और देश को गुलामी की बेड़ियों से छुटकारा दिलाना। भगत सिंह ने फांसी के तख्ते को चूमा। रामप्रसाद बिस्मिल तथा खुदीराम बोस ने यह कहते हुए हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। दोनों हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान हो चुके थे। अब एक उन्होंने बात कही, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। इसी तरह पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए। आपने देखा होगा पुलिस के साथ मुठभेड़ करते हुए चंद्रशेखर आजाद, इलाहाबाद में बना हुआ है ये अल्फ्रेड पार्क, उसमें चंद्रशेखर जी शहीद हो गए थे। इन क्रांतिकारियों का बलिदान निष्फल नहीं गया। ब्रिटिश शासन डगमगाने लगा और उन्होंने सोच लिया कि भारत की धरती पर रहने के उनके कुछ ही दिन बाकी रह गए। राइट, ये उनका मकसद उनकी समझ में आ चुका था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कैबिनेट मिशन का क्या उद्देश्य था, वह उन उद्देश्यों में कहाँ तक सफल रहा। कैबिनेट मिशन क्या था भाई? शिमला सम्मेलन की असफलता के बाद इंग्लैंड की नई मजदूर दल की सरकार ने भारत की स्थिति की जानकारी लेने के लिए एक शिष्टमंडल भारत भेजा। ब्रिटिश संसदीय शिष्टमंडल ने अपनी रिपोर्ट में भारत में सत्ता को तुरंत हस्तांतरित किए जाने की अनुशंसा की। इस स्थिति में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कैबिनेट मिशन ने भारत के भावी स्वरूप को निश्चित रखने वाली एक योजना 16 मई 1940 को प्रस्तुत की। योजना के 2 मुख्य भाग थे, अंतरिम सरकार की स्थापना की तात्कालिक योजना तथा संविधान निर्माण की दीर्घकालिक योजना। आगे देखेंगे, यह सत्य है कि कैबिनेट मिशन योजना में अनेक दोष थे, फिर भी यह योजना अब तक प्रस्तुत की गई योजनाओं से कहीं अधिक सारगर्भित तथा पर्याप्त सीमा तक व्यवहारिक थी। महात्मा गांधी के अनुसार यह उन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की जा सकने वाली सर्वश्रेष्ठ योजना। चलिए दोस्तों, अब अपन आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। ये अपने लघु उत्तरीय हो गए, अति लघु उत्तरीय हो गए। अब अपन आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि बहुत ही गहरे तरीके से पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दीर्घ वाले का। आप लोग देखें ध्यान से थोड़ा सा इसको, टॉपिक को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत छोड़ो आंदोलन का क्या अर्थ है तथा यह कब शुरू हुआ और भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में इसके महत्व को लिखिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्या है देखेंगे। 1942 में वर्ष देश के राजनीतिक मंच पर एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन आरंभ हुआ जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा। यह यथार्थत जन आंदोलन था। यह एक ऐसा अंततः प्रेरित और स्वेच्छा सूचक सामूहिक आंदोलन था जिसका जन्म राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए स्वप्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध प्रस्ताव पास कर दिया। अब आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर महात्मा गांधी ने अपने उत्साहपूर्ण और जोशीले भाषण में भारतवासियों को करो या मरो का ऐतिहासिक संदेश दिया। इस संदेश का आशय था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए भारतवासियों को अहिंसक ढंग से हर संभव उपाय करना चाहिए। आंदोलन का प्रारंभ ऐसे हुआ। भारत छोड़ो प्रस्ताव के पारित होने के दूसरे दिन ही ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन की आग सारे देश में फैल गई। प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के कारण इस आंदोलन ने हिंसात्मक रूप ले लिया। जगह जगह पर उग्र प्रदर्शन हुए। नगरों तथा गांवों में विशाल जुलूस निकले। स्थान स्थान पर रेलवे स्टेशन, डाकखाना, तारघर तथा थानों को जला दिया गया। मतलब जनता भड़क चुकी थी, पूरे देश में इसकी आग फैल गई कि हमारे महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उन्होंने इस देश को जलाने की ठान ली और वहाँ कई जगहों पर ऐसी भीषण घटनाएं होने लगी। उसके बाद बलिया, सतारा, बंगाल तथा बिहार के कुछ स्थानों पर तो काल के लिए ब्रिटिश शासन का नामो निशान ही मिटा दिया गया। इन स्थानों को आंदोलनकारियों ने स्वतंत्र शासन की स्थापना कर दी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने भी कठोरता से अपना दमन चक्र चलाया। यह आंदोलन 1945 तक किसी न किसी रूप में चलता रहा। उसके बाद अपन देखेंगे कि ये हुआ भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व। महत्व क्या था?
भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन का अपना विशेष महत्व है। यह सत्य है कि जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंदोलन का प्रारंभ किया गया था वह तुरंत प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन उसके कुछ समय बाद उसको प्राप्त कर लिया गया। और देखिए, आंदोलन के कारण अमेरिका, चीन आदि विशाल राष्ट्रों को भारत ने जन असंतोष का ध्यान हुआ, जिससे उनका ब्रिटेन पर दबाव डाला कि भारत को स्वतंत्र कर दें। साथ ही ब्रिटेन को भी यह ज्ञात हो गया कि वह अधिक दिनों तक भारत को पराधीन नहीं रख सकता। अन्य शब्दों में, इस आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। क्वेश्चन नंबर 2 आया है, क्रांतिकारियों के बारे में आप क्या जानते हैं? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए? सब जानते ही हैं। देखिए, ब्रिटिश शासन के प्रतिक्रियावादी नीति के फलस्वरूप 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रीयता का विकास हुआ। बंगाल विभाजन के बाद भारतीयों में क्रांतिकारी भावना का तेजी से प्रसार होने लगा। क्रांतिकारी विचारधारा के अनुयायियों का विश्वास था कि अहिंसा और वैधानिक साधनों द्वारा राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं किए जा सकेंगे। क्रांतिकारी मानते थे कि हिंसा और भय दिखाकर स्वराज और स्वशासन प्राप्त किया जा सकता है। भाई, सबका अपना अपना मानना रहता है। क्रांतिकारी मानते थे कि किसी को डर और वो दिखाकर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। और वे मातृभूमि को तत्काल विदेशी बंधन से मुक्त करना चाहते थे। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों ने गुप्त समितियों का गठन भी कर दिया था। और उसके आगे देखेंगे, ये अपना जो टॉपिक है, ये समितियां युवकों को भारतीय इतिहास और संस्कृति से अवगत कराती थीं। अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे ज़रा ध्यान से देखें। उसके बाद यहाँ लास्ट लाइन पे पर आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। वे युवकों में त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न कर उन्हें मातृभूमि को विदेशों बंधनों में मुक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार करती थी। इस कार्य के लिए क्रांतिकारियों ने पिस्तौल, बंदूक और गोला बारूद का रास्ता चुना। प्रमुख क्रांतिकारी जो घटनाएं थी वो ये थी, देख लीजिए। इसमें विचारधारा में प्रमुख सार्थक थे चापेकर बंधु, रामप्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खां, सावरकर बंधु, ये इसके नाम थे। 1928 में दिल्ली में क्रांतिकारियों की बैठक आयोजित की गई और हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र की सेना का गठन किया गया। ये आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पढ़ा था स्टार्टिंग में। ब्रिटिश सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल पास कराना चाहती थी, लेकिन क्रांतिकारियों ने इस बिल को रुकवाने के लिए केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बना दी। इस कार्य को सरकार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को सौंपा गया। जब 9 अप्रैल 1929 को इस बिल पर असेंबली में चर्चा चल रही थी तो भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक दिया। क्रांतिकारियों का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, अपितु वे अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। बाद में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चलाया गया। 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के तख्ते पर लटका दिया। उसके बाद भी ये मैटर बंद नहीं हुआ। 1928 में लाहौर में साइमन वापस जाओ एक सामयिक कमीशन आया, उसे वापस जाने के लिए लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शुरू किया गया। पुलिस हुई झड़प में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। इस क्रांतिकारी भड़क उठे और ऐसे ये हुआ। जतीन्द्रनाथ दास द्वारा भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों को जेल की सुविधाएं दिलाने के लिए मांग को लेकर भूख हड़ताल की गई। अंततः उन्होंने प्राणों की आहुति दी। बहुत ही कठिन में संघर्ष रहा है। भगत सिंह, चंद्र और राजगुरु वगैरह ने भी अपनी फांसी दी। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे लास्ट तक पढ़ लें, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आज़ाद हिंद फौज, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ। स्थापना क्यों की गई? क्योंकि जापानियों द्वारा ब्रिटेन सेना के अनेक सैनिक युद्धबंदी बना लिए गए थे, जिसमें एक सैनिक अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह थे, जिसे भारतीय युद्ध बंदियों को संगठित करके फरवरी 1942 में आज़ाद हिंद फौज को स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें देखिए, ये बहुत मोस्ट टॉपिक है। देखो, सुभाष चंद्र बोस 1943 ईस्वी में जापान पहुंचे तो रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज के संचालन का कार्य उन्हें सौंपा। ठीक है। उसके बाद देखिए, 38 करोड़ लोगों को स्वतंत्रता कराऊंगा और मैं इस पवित्र युद्ध को अपने जीवन के अंतिम सांस तक जारी रखूंगा। इसके अतिरिक्त सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा भी लगाया। ये रंगून वाला जो मैटर है वो भी ये सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से ही संपर्क में है। 1944 ईस्वी में रंगून को प्रस्थान कर बर्मा में अंग्रेजों को पराजित करने के पश्चात भारत में प्रवेश किया। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत अच्छे से देख लें। क्वेश्चन नंबर 4, मुस्लिम लीग के कार्यों ने पाकिस्तान के निर्माण की पृष्ठभूमि कैसे तैयार की? ये देखिए, मुस्लिम लीग तो आप जानते ही होंगे, 20वीं शताब्दी के आरंभ में सांप्रदायिकता की भावना ने जोर पकड़ा। मुसलमानों को एक वर्ग कांग्रेस को मुस्लिम विरोधी मानने लगा। ठीक है, इसे आप पूरा नोट कर लें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें समझाने के लिए इतना कुछ है नहीं, क्योंकि लगभग छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसकी डिटेल्स मैंने आपको सारी दे दी है। बस इसमें इतना है भाई। 1906 में आगा खां के नेतृत्व में भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और एक मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। मांगों के मुसलमानों के अलग निर्वाचन क्षेत्र, विधानमंडलों, मुसलमानों को अधिक स्थान, सरकारी नौकरियां, विश्वविद्यालय की स्थापना में रियायतें और गवर्नर जनरल की परिषद में मुसलमान प्रतिनिधि की नियुक्ति का आग्रह था। ठीक है।
मुस्लिम लीग के उद्देश्यों को अपन देखेंगे। भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश राज्य के प्रति भक्ति भावना उत्पन्न करना, ये उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के समक्ष मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए मांग करना, उद्देश्य था। लीग के उद्देश्यों को हानि पहुंचाए बिना मुसलमानों एवं अन्य जातियों में यथासंभव मेलजोल रखना। लीग के उद्देश्यों से स्पष्ट हो जाता है कि वह एक सांप्रदायिक संस्था थी, अतः राष्ट्रवादी मुसलमानों ने भी लीग की स्थापना का विरोध किया और वे कांग्रेस में ही बने रहे। अभी आता है अगला टॉपिक, लीग द्वारा पाकिस्तान निर्माण की पृष्ठभूमि का ये टॉपिक है, इसे आप अच्छे से थोड़ा पढ़ लें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, माउंटबेटन योजना, बंगाल का भारत का विभाजन। ठीक है, तो ये आप पूरा डिटेल में पढ़ लें क्योंकि इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल नोट करी है। एक्सप्लेन करने के लिए इसमें ज़्यादा टॉपिक है नहीं है, ये मुख्य जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 23 मार्च 1947 को लॉर्ड बेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन नया गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था, ये बहुत मोस्ट टॉपिक है। उसके बाद लास्ट में दिया गया है, सेकंड लाइन में लास्ट की, 15 अगस्त 1947 करने संबंधी प्रावधान किया गया और योजना पंजाब, बंगाल, सिंध, असम, बलूचिस्तान के विषय में स्पष्ट नीति निर्धारित की गई। माउंटबेटन की योजना कांग्रेस ने स्वीकृति प्रदान दे दी। मुस्लिम लीग समस्त बंगाल, असम, पंजाब, पश्चिम सीमांत प्रांत, बलूचिस्तान मिलना चाहती थी, परंतु माउंटबेटन के दबाव के आगे उनकी योजना को स्वीकार करना पड़ा। राइट, आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपनी होगी शुरुआत, चैप्टर 10 है अपना। और एक बात मैं सभी विद्यार्थियों को और बताना चाहता हूं कि अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को विशेष रूप से जल्द स्वीकार करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आप पे सबसे पहले पहुंचेगा।